हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पे। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी कभी कभी इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। we have to find the dimensions of the garden। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है। एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये होती है इसकी लेंथ और इसकी होती है इसकी विड्थ, और विड्थ को हम ब्रेथ भी बोलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? वो होता है 2 इंटू एल प्लस विड्थ, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब दे रखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब पेरीमीटर का अगर मैं हाफ कर लूं तो उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 36। क्या दे रखी है? 36। तो यहां से जो हमारी सबसे पहली इक्वेशन बनी वो हमारी बनेगी L प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 36। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी इस क्वेश्चन की बन गई। अब हमको इस यहाँ पे रिलेशन लेंथ और विड्थ का भी दे रखा है। क्या दे रखा है? लेंथ जो हमको दे रखी है वो दे रखी है 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब विड्थ में 4 प्लस कर दूंगा तो मेरी लेंथ निकल जाएगी। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी? फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 36, और सेकेंड इक्वेशन हमारी बनी लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 4। अब ये दो इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आता है एंड एलिमिनेशन मेथड भी आता है। कोई भी मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। एल की जो वैल्यू डब्ल्यू प्लस एल है उसको फर्स्ट इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये निकल के आ जाएगा डब्ल्यू प्लस 4 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 36। ये निकल गया 2w इज इक्वल टू 32। विड्थ जो हमारा निकल के आ गया वो निकल के आ गया 16 मीटर। विड्थ जो हमारा निकल के आ गया वो निकल के आ गया 16 मीटर। अब इस 16 मीटर को अगर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा लेंथ, जो कि निकल के आया 16 प्लस 4, तो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। तो क्वेश्चन हमारा था वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस माने लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। लेंथ हमारी निकल के आ गई 20 मीटर, विड्थ निकल के आ गई हमारी 16 मीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, है ना। हमको बस ये पता होना चाहिए कि ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर बच्चों को पेरीमीटर का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिर उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करने के बाद तो बस हमको उसको सॉल्व करना है, चाहे हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें चाहे हम उसको एलिमिनेशन मेथड से करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सर ये दो इक्वेशंस हमको दे रखी हैं। अब कभी कभी जब हमको नॉर्मल जैसे ये तो हमको टर्म रूट में दे रखी है, कभी कभी अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है जो कि टर्म रूट में नहीं है तो बहुत आसान होता है बच्चों के लिए। लेकिन अगर वो टर्म को रूट में देख लेते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो बहुत सिंपल है। जैसे हमको दे रखा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। चलिए अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर मैं नोट कर लूँ, प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दे रखा है √3x माइनस √8y इज ऑल्सो 0। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल देख लेते हैं, या तो x देख लेंगे या तो y देख लेंगे। अब या तो हम x के कोएफिशिएंट्स जो x के साथ में नंबर है उनको दोनों इक्वेशंस में इक्वल कर दूं, या फिर y का जो कोएफिशिएंट है दोनों स्टेटमेंट में उसको इक्वल कर दूं। चलिए हम लोग x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। अब x का कोएफिशिएंट पहली स्टेटमेंट में हमको √2 दे रखा है और सेकंड में हमको √3 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहली पूरी स्टेटमेंट को √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दूसरी पूरी स्टेटमेंट को मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहली स्टेटमेंट को √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? √2 इंटू √3 हुआ √6, ये हो गया x प्लस, अब देखिए √3 इंटू √3 हुआ 3y, √3 इंटू √3 हुआ 3 और y का y आ गया, इज इक्वल टू √3 इंटू 0, 0 ही हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। √2 इंटू √3 दोबारा से √6x हो गया, माइनस यहाँ पे
देखिए √8 इंटू √2 मेरा हुआ √16, √16, और √16 को मैं 4 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया -4y इज इक्वल टू √2 इंटू 0, 0 ही हुआ। अब एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है कि वी हैव टू चेंज द साइन। ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव √6 है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और जो ये सेकेंड टर्म है वो मेरी प्लस हो जाएगी। साइन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो √6 से √6 कट गया, 3y प्लस 4y हुआ 7y इक्वल टू 0। अब 7y की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 0। y की वैल्यू 0। अब इस y की वैल्यू को चाहे मैं फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। चलिए फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये निकल के आ जाएगा √2x प्लस √3 इंटू 0 करूँगा तो 0 हो गया इक्वल टू 0। तो √2x की वैल्यू भी 0 है, तो ऑब्वियसली सी बात है x की वैल्यू भी हमारी 0 आएगी। तो x की वैल्यू भी हमारी 0 है एंड y की वैल्यू भी हमारी 0 है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमको जब x के कोएफिशिएंट्स को बराबर कर रहे थे तो हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। यस, सही नंबर से मल्टीप्लाई करके हमको इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करना है, उसके बाद हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो आपके होते हैं वो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है, दोज एंगल्स आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब दो एंगल्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं मान लूंगा यहाँ पे कि लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, और हमको दे रखा है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री इसका मतलब कि ये भी है कि x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्योंकि x एंड y हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो x और x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। अब नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मान लेते हैं कि x हमारा लार्जर है, तो यहाँ पे दे रखा है कि लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। स्मॉलर क्या है, y, कितने से एक्सीड करता है, 18 से एक्सीड करता है। लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोबारा से हम लोगों के पास दो इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो ये मेरा हो गया 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 हुआ मेरा 162। तो y की वैल्यू जो मेरी निकल के आ गई वो निकल के आ गई 81। पहला एंगल मेरा निकल के आ गया 81। अब y की वैल्यू को अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरी जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 81 प्लस 18। सो x इज इक्वल टू 99। क्वेश्चन हमारा था वी हैव टू फाइंड द एंगल्स। पहला एंगल हमारा जो बड़ा एंगल है दैट इज 99 डिग्री एंड जो छोटा एंगल है वो हमारा है 81 डिग्री। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, है ना, हमको चेक कैसे करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अब देखिए, अब मैंने सबसे पहले आपसे बोला था कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप लोग इसको साइड में कर सकते हैं कि 99 में अगर मैं 81 प्लस करूँगा तो ये 180 बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हो रहा है। और क्या दूसरी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, क्या x हमारा y से 18 डिग्री बड़ा है? बिल्कुल। अगर मैं x में से y को माइनस करूँगा तो मेरा 18 निकल कर आएगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है दैट इज़ करेक्ट। तो एग्ज़ाम में भी आप दोबारा से वैल्यूज़ को स्टेटमेंट में पुट करके आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आते हैं। अब व्हेन अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमको पता है कि हमारा फ्रैक्शन के अंदर एक न्यूमरेटर होता है
और एक डिनोमिनेटर होता है। तो मैं सबसे पहले मान लूँगा कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। लेट द डिनोमिनेटर बी y। अगर x मेरा न्यूमरेटर है एंड y मेरा डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन क्या हो गया? अवर फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये हमारा फ्रैक्शन है। अब हमको देखना है क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर दे रखा है मेरे को x, इसमें 2 प्लस कर दूं, और डिनोमिनेटर दे रखा है मेरा y, इसमें भी अगर मैं 2 प्लस कर दूं तो मेरा जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 9/11। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। थोड़ा सा इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ये हो गया 11x माइनस 9y, वेरिएबल्स को सारे लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, इज इक्वल टू -4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद क्या दे रखा है? 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। दोबारा से सेम स्टेप, x में 3 ऐड हो गया, y में भी 3 ऐड हो गया, तो मेरा जो फ्रैक्शन बन गया वो बन गया 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर फर्दर सॉल्व करूं तो ये बन गया 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। दोबारा से सारे जो मेरे वेरिएबल्स हैं उसको एक तरफ ले आता हूँ। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन हमारी फॉर्म हो चुकी हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारा बन चुका है। अब हमको क्या करना है? इन दोनों के दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यस, तो हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब आप देख सकते हैं x का जो हमारा कोएफिशिएंट है यहाँ पे, यहाँ दे रखा है 11 और यहाँ दे रखा है 6। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ही लिख के कर देता हूँ। मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरी इक्वेशन को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 और 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 66x माइनस 54y इज इक्वल टू -24, और ये हो जाएगा 66x माइनस 55y इज इक्वल टू -33। अब दोबारा से बहुत ध्यान से, जब भी हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं और दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये भी माइनस का प्लस हो गया। चलिए, तो यहाँ से मेरा 66 से 66 कट गया। 55 माइनस 54 बचा y इज इक्वल टू 33 माइनस 24 अगर मैं करता हूँ तो मेरा निकल के आता है 9। तो y की वैल्यू जो मेरी निकल के आ गई वो निकल के आ गई 9। अब किसी भी इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, चलिए सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 6x माइनस 5 9 जा 45 इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 इज इक्वल टू 42। तो x की वैल्यू जो मेरी निकल के आ गई वो निकल के आ गई 7। x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन था, क्वेश्चन था हमारा, वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा? अवर फ्रैक्शन इज, आंसर जो हमारा होगा दैट वुड बी 7/9। आवर आंसर विल बी 7/9। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब अगर हमारा फ्रैक्शन 7/9 है और मैं 2 दोनों में ऐड कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 9/11 जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। अब 2 ऐड करने की जगह अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो 3 ऐड करने से ये हो जाएगा मेरा, यहाँ ऊपर कर देता हूँ, 10/12। इसको सॉल्व करूँगा तो ये निकल के आ गया 5/6। इसका मतलब है कि जो हमारा फ्रैक्शन आया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तरीका है क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने का, रीचेक करने का। कोई भी आपकी वैल्यू निकलती है वेरिएबल की, उसको दोबारा से इक्वेशन में पुट करके देखिए कि क्या आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही है तो इट इज़ करेक्ट, अगर नहीं हो रही तो दोबारा से चेक करने की नीड है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। यस, ये क्वेश्चन आपका है, आप इसमें स्टार्टिंग में ही यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या दे रखा है?
सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर? हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर? तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक 2-digit नंबर की बात कर रहे हैं, एक 2-digit नंबर की। तो अगर मैं 2-digit नंबर की बात करूं तो किसी भी 2-digit नंबर के जो डिजिट्स होंगे वो होंगे, लेट द 2-digit नंबर बी एक्स वाई। हमने नंबर ले लिया एक्स वाई और इसके जो डिजिट्स हैं विद एक्स एंड वाई एज इट्स डिजिट्स, एक्स एंड वाई एज इट्स डिजिट्स। तो ये एक्स और वाई जो है मैंने नंबर ले लिया अपना, और एक्स वाई जो है उसके वो क्या हैं, वो उसके डिजिट्स हैं। अब ध्यान से कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, लेट से मैंने एक नंबर लिखा 17, तो इस 17 की जो डिजिट्स है हमारी वो है 1 और 7, 1 और 7 हमारे इसके डिजिट्स हो गए। अब इस 17 को मैं किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ? हम लोगों ने छोटी क्लास में 6th-7th क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा, है ना। ये होता है मेरा 1th डिजिट और ये होता है मेरा 10th डिजिट। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इसका क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 1 जो मेरी 10th डिजिट पे नंबर है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 7 को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको लिख दिया 1 × 10 + 7 × 10 क्यों किया है कि क्योंकि जो 1 है मेरा वो यहाँ पे 10th प्लेस पे है, यस 10th प्लेस पे है, तो मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई करा। अब 7 मेरा 1st प्लेस पे है तो उसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आंसर सेम ही आएगा तो उसको लिखने की नीड नहीं है। अब अच्छा, अब उसी तरीके से, उसी सेम तरीके से अगर मेरा नंबर एक्स वाई है, एक्स वाई, तो क्या मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख कर क्या जस्ट सेकेंड, क्या मैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 10x + y लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो मेरे नंबर का हो गया वो हो गया 10x + y। कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में अगर नंबर की बात करी जाएगी तो हमको 10x + y का ही यूज़ करना है। वी हैव टू यूज़ 10x + y। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब 2-digit नंबर जो है हमारा, हमने अभी ऊपर लिखा वो हो गया 10x + y एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा नंबर मेरे को xy दे रखा है, मैंने नंबर चूज करा xy, तो अब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, मतलब yx कर दूंगा। क्या कर दूंगा? yx, मतलब मैंने इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। सिंपल सी चीज़ है, अगर 17 मेरा नंबर है, इसकी डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दूंगा तो इट विल कम आउट टू बी 71। तो मैंने क्या किया? सिर्फ डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। अच्छा, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो अब y मेरा 10th प्लेस पे आ गया, तो अब 10y के साथ आएगा, प्लस x 1st प्लेस पे आ गया तो x ऐसे ही आ जाएगा। तो यही हमको क्वेश्चन दे रखा है। 2-digit नंबर हमारा ये था एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इन दोनों का सम हमको दे रखा है 66। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 10x + y + 10y + x हमको हमारा 66 दे रखा है। अब नॉर्मल वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं। 10x + x हो जाएगा 11x, प्लस 10y + y हो जाएगा 11y, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 66। अब यहाँ से 11 कॉमन लेके वहाँ डिवाइड कर देता हूँ, तो x + y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 6, जो हमारा ये पहली स्टेटमेंट हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी, फर्स्ट स्टेटमेंट ही थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, दूसरी तो बहुत आसान है। दूसरी क्या है? इफ़ द डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स डिफर बाय 2 मतलब उनकी जो डिजिट्स मैंने लिए हैं x एंड y, उनका जो डिफरेंस है वो है 2। अब देखो, अब मेरे को नहीं पता कि कौन सी डिजिट बड़ी है, तो मैं मान लेता हूँ x अगर बड़ी है तो x - y को मैंने 2 लिख दिया और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन मेरी x + y = 6, दूसरी x - y = 2। इसको सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं सॉल्व कर दूं, इसके नीचे लिख देता हूं = 6। अब क्या करते थे हम लोग? हमेशा इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते थे। अब सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, अब ऐड करूंगा। ऐड करने से ये -y और +y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = 8। x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4। x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2, y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। तो जो हमारा नंबर था दैट वाज xy, तो यहाँ से हमारा नंबर क्या बन गया? हमारा नंबर बन गया 42। क्या बन गया? 42। बट क्वेश्चन में हमको दे रखा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं?
यस तो एक नंबर तो उसका 42 हो सकता है, तो द नंबर्स कैन बी 42 एंड इस 42 का रिवर्स कर दूं अगर तो 24। तो ये दोनों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। कौन कौन से डिजिट्स हमारे ऐसे हैं, अब आप अगर इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करेंगे तो सबसे पहला चीज़ तो बहुत आसान है, डिजिट डिफर बाय 2, 4 - 2 भी 2 होता है, या यहाँ पे भी डिफरेंस 2 ही आ रहा है। अब 42 का अगर रिवर्स कर दूँ, नीचे सॉल्व करके दिखाता हूँ, 42 का अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो हो गया 24। अगर मैं पहला वाला नंबर लेता हूँ 42 का रिवर्स कर दिया तो ये भी 66 आया। अब अगर नंबर 24 लूँ, इसका रिवर्स कर दूँ तो 42, इसका आंसर भी 66 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी दोनों क्वेश्चन में जो इक्वेशंस या कंडीशंस दे रखी थी वो दोनों की दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। यस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में भी आपको मिल जाएगा, बाकी किसी सप्लीमेंट्री बुक के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। 2000 रुपये वो विड्रॉ करने के लिए जाती हैं। वो क्या बोलती हैं कैशियर से कि उनको थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, टू गिव ₹50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। मतलब उनको 2000 रुपये तो चाहिए लेकिन खाली 50 और 100 के ही नोट चाहिए उनको। मीना गॉट 25 नोट्स इन टोटल, 25 नोट उनको मिले। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी गॉट। मतलब क्वेश्चन हमारा है कि अगर वो बैंक में 2000 रुपये निकालने के लिए गई और उन्होंने कैशियर से बोला कि भैया मेरे को खाली 50 और 100 के ही नोट चाहिए, और कैशियर ने उनको टोटल 25 नोट दिए जिसका अमाउंट आपका 2000 रुपये बन गया। तो हमसे पूछा गया है कि उसको कितने 50 रुपये के नोट मिले और कितने 100 रुपये के नोट मिले। चलिए करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि लेट द 50 रुपीज़ नोट बी x, उनको x 50 रुपीज़ नोट मिले, एंड 100 रुपीज़ नोट बी y, उनको x 50 रुपये के नोट मिले एंड y 100 रुपये के नोट मिले। अब क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि उसको टोटल 25 नोट मिले, टोटल 25 नोट। इसका मतलब क्या है कि पहली स्टेटमेंट हमारी बहुत क्लियर बन गई, क्या कि x + y = 25, फर्स्ट स्टेटमेंट है ना। टोटल x नोट उनको 50 के मिले, टोटल y नोट उनको 100 के मिले और टोटल 25 नोट मिले। तो 50 के नोट प्लस 100 के नोट 25 हो गए। मैंने इसको ऐड कर दिया, x + y ऐड कर दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत आसान है। सेकंड स्टेटमेंट हम लोग को बहुत ध्यान से देखनी है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने लिखा नोट के बारे में। किसके बारे में? नोट्स। अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू की, क्योंकि अब उस हर एक नोट की वैल्यू भी तो है। एक 50 रुपये के नोट की 50 रुपये वैल्यू भी तो है, 100 रुपये के नोट की 100 रुपये वैल्यू भी तो है। चलिए अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर मेरे पास 100 के 3 नोट हैं, अगर मेरे पास 100 के 3 नोट हैं, तो नोट तो मेरे पास 3 हो गए। वाई की वैल्यू जो हमने निकाली, यस जो वाई की वैल्यू सॉरी हमको निकालनी है, तो वो तो 3 मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि उसकी वैल्यू कितनी हुई। उसकी वैल्यू होगी 100 × 3 माने 300 रुपये। तो नोट में ये नोट है और ये वैल्यू है। अच्छा वैल्यू कैसे आई हमारी? जितने हमारे पास नोट हैं उसको मैंने उस एक नोट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 50 रुपये के x नोट हैं, 50 रुपये के x नोट हैं, तो मेरे पास टोटल 50 रुपये के नोटों की वैल्यू कितनी हुई? वो हो जाएगी 50 × x। ये हो जाएगी मेरी 50 खाली 50 रुपये के नोटों की वैल्यू, प्लस 100 रुपये के नोट कितने हैं? y है, तो खाली 100 रुपये के नोटों की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो जाएगी मेरी 100y। और हमको ये बता रखा है कि वो बैंक से मात्र 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए गई थी। तो इस दोनों टर्म्स की जो वैल्यू होगी प्लस करने के बाद वो होगी 2000 रुपये। कितनी होगी? 2000 रुपये। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट हमने लिखी वो लिखी इन टर्म्स ऑफ नोट, खाली नोट, कि उसके पास 50 रुपये के x नोट हैं, 100 रुपये के y नोट हैं, तो टोटल नोट उसके पास 25 आ गए। दूसरी जो स्टेटमेंट हमने बनाई वो बनाई हमने इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। 50 रुपये की एक नोट की वैल्यू 50 रुपये है और x नोट हैं, तो टोटल वैल्यू उसकी 50x हो गई। वैसी 100y = 2000। अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लें
तो ये आ जाएगा x प्लस 20y इज इक्वल टू, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा, ओ सॉरी 20y नहीं 2y, जस्ट सेकेंड, इसको 50 से डिवाइड करेंगे ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सेकेंड इक्वेशन हमारी आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब नेक्स्ट स्टेप तो दोबारा से हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेटमेंट को फॉर्म करना, फिर सॉल्व करना तो बहुत आसान है, हम लोग इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। दोनों स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को माइनस करूँगा तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये x से x कट गया, 2y माइनस वाई हुआ मेरा y इज इक्वल टू 40 माइनस 25 हुआ 15। इसका मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू हम लोग के निकल के आई वो निकल के आई है मेरी 15। मतलब जो 100 रुपये के नोट है वो मेरे पास 15 हैं, और टोटल अगर मेरे पास 25 हैं तो x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 10। इसका मतलब क्या है कि 50 रुपये के नोट मेरे पास 10 हैं और 100 रुपये के नोट मेरे पास 15 हैं। चलिए फटाफट से इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। सबसे पहली स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई हो रही है, 10 प्लस 15 25 ही होता है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, अगर मेरे पास 50 रुपये के 10 नोट हैं, 50 रुपये के 10 नोट हैं, तो क्या मेरे पास 500 रुपये होंगे? बिल्कुल होंगे। 50 इंटू 10 करूँगा तो 500 होगा। प्लस मेरे पास 15 नोट 100 रुपये के हैं, तो क्या मैं इसको 1500 लिख सकता हूँ? 15 इंटू 100, और इसको प्लस करूँगा तो वैल्यू 2000 रुपये ही निकल के आती है, जो कि मीना बैंक से निकालने के लिए गई थी। इसका मतलब जो हमारा आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वाई हमारा जो, इसको आप, हाँ इसमें आपको लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखनी है कि जो 50 रुपी नोट्स हैं तो वो हैं 10 एंड 100 रुपीज़ नोट है वो है वाई। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ये हमारी जर्नल लाइफ से ही कोरिलेटेड है। टैक्सी कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज along with a charge for the distance covered if the distance of 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने का चार्ज आया ₹105, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर जो चार्ज आया वो आया 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। अब आप लोग भी जब ऑटो वगैरह में बैठते होंगे तो कभी भी ऑटो का जो मीटर होता है, खैर आजकल तो मीटर में कम ही जाते हैं, लेकिन जो ऑटो का मीटर होता है, कभी आप मीटर से जाएंगे तो वो कभी भी ज़ीरो पे नहीं होता, कभी भी ज़ीरो पे नहीं होता। वो मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग से स्टार्ट करेगा, या तो वो हो सकता है 20 हो या 15 हो या 25 हो, है ना, वो ऑटो टू ऑटो डिपेंड करता है, या फिर इतना मेरे को आइडिया नहीं है कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ उसका फिक्स चार्ज होगा। तो ये जो अमाउंट है जिससे ऑटो स्टार्ट हो रहा है, आपने अभी जर्नी स्टार्ट भी नहीं करी, लेकिन जैसे आप ऑटो में बैठे तो ऑटो वाले भैया ने मीटर जब ऑन किया तो उसमें एक चार्ज पहले से ही लिखा हुआ आ रहा था, उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं फिक्स चार्ज। क्या बोलते हैं? फिक्स चार्ज। वो चार्ज डिपेंड नहीं करता कि आपको कितनी दूर जाना है, वो चार्ज इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है। अगर आप ऑटो में घूम रहे हो तो फिक्स चार्ज एक पर्टिकुलर अमाउंट तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, फिक्स चार्ज भी ₹X, एंड द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड बी वाई। इसका मतलब क्या है कि फिक्स चार्ज हमारा X रुपीज़ हो गया, एंड जो वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल चार्ज भी बोल सकते हैं, जो कि चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस कवर्ड, वो हमने ले लिया Y। चलिए अब स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी। अब यहाँ दे रखा है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105 रुपये। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जैसे ही मैं ऑटो में बैठा या टैक्सी में बैठा तो एक फिक्स्ड अमाउंट तो मेरा कटना ही कटना है, X रुपीज़ तो मेरा कटना ही कटना है, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। मेरे डिस्टेंस पे बिल्कुल भी उसका फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस जो दूसरा चार्ज है वो जाता है हमारा किलोमीटर के हिसाब से कि हमने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया। अब मान लेते हैं अगर 10 किलोमीटर ₹10 पर किलोमीटर का चार्ज है, तो अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करूँगा तो 10 रुपये, 2 करूँगा तो 20 रुपये,
3 करूँगा तो 30 रुपये। तो उसी तरीके से अगर 10 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और वेरिएबल चार्ज मेरा वाई है, तो जो वेरिएबल चार्ज मेरा लगेगा वो लगेगा 10 इंटू वाई, और टोटल चार्ज जो मैंने टैक्सी वाले को दिया वो हुआ 105 रुपये। ये आपका फिक्स चार्ज है और ये है आपका वेरिएबल चार्ज जो कि चेंज होता रहता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। तो ये आपकी बन गई इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब दूसरी जो स्टेटमेंट है 15 किलोमीटर की, अब 15 किलोमीटर भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिक्स चार्ज तो सेम ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल चार्ज अब मेरा 15 किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगा, और अब टोटल चार्ज जो मैंने उनको दिया वो दिया 155 रुपये, 155 रुपीज़। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकेंड। अब दोबारा से अगर इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी वेरी इजी, वी जस्ट हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। चलिए किस मेथड से करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहला स्टेप साइन चेंज, प्लस का माइनस, एक्स से एक्स कट गया, ध्यान से देखिएगा 10 माइनस 15y, तो ये हुआ -5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155, ये हुआ -50। माइनस से माइनस कट हो गया, y की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई 10। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 10। अब इस y की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो x प्लस 10 इंटू 10 हुआ 100 इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो निकल के आ गई 5। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज वो है हमारा ₹5, जो आपका चार्ज होगा ही होगा, जो पैसा आपका कटेगा ही कटेगा ₹5, और जो हमारा वेरिएबल चार्ज है या फिर चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड वो है मेरा ₹10। मतलब अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ तो 10 रुपये कटेगा, 2 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ तो 2 इंटू 10 20 कटेगा, और उन सारे ही रुपीज़ में मेरा फिक्स चार्ज तो ऐड होगा ही होगा। ये मेरा कभी भी चेंज नहीं होगा, फिक्स चार्जेस कभी भी चेंज नहीं होगा, और ये जो डिस्टेंस कवर्ड है वो आपका अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, आपको ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, आप उसको दोबारा से अपनी एनसीईआरटी से या कोई भी सप्लीमेंट्री बुक अगर आपके पास है तो मेक श्योर कि आप उससे रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एज वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी बारी पूछे जाते हैं। चलिए 5 ईयर हेंस माने 5 साल आगे। हेंस का मतलब होता है कि आपको एज में प्लस करना है। अगो का मतलब क्या होता है? आपको एज में माइनस करना है। अब क्वेश्चन दे रखा है हमको 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर मैं लेट से मान लेता हूं कि एज ऑफ जैकब बी x एंड हिज सन बी y, तो ये मैंने जो है एज मान ली, एज जैकब की एज मैंने x मान ली और सन की एज मैंने y मान ली। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि अगर 5 साल के बाद जैकब की एज अगर अभी x है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 5 प्लस एक्स हो जाएगी, 5 प्लस एक्स हो जाएगी। आज अगर उसकी एज x है तो 5 साल के बाद उसकी एज 5 प्लस एक्स हो जाएगी। इज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स माने मल्टीप्लाई, 3 गुना हो जाएगी। अब सन की एज अगर अभी y है तो 5 साल बाद सन की एज भी बढ़ जाएगी, तो सन की एज भी 5 प्लस y हो जाएगी। तो हमारा जो स्टेटमेंट बना वो बना x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। जैकब की एज 5 साल बाद 3 गुनी है उसके बेटे के 5 साल बाद वाली एज से। थोड़ा सा इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये निकल के आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। वेरिएबल को एक तरफ ले आता हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी
फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, ईयर्स अगो के, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट ही हो गया, चलिए कोई नहीं, इसको हम ले लेते हैं 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो। अब बात हो रही है 5 ईयर्स अगो, है ना। 5 ईयर्स अगो का मतलब आज अगर जैकब की एज x है तो 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले कितनी होगी, -5 होगी। जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन, मतलब 7 टाइम्स उसके बेटे की एज आज अगर y है तो 7 साल 5 साल पहले y -5 हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अगर मैं किसी एक इंसान की एज से कुछ भी नंबर को माइनस कर रहा हूँ तो दूसरे की एज से भी माइनस करना है। इसको सॉल्व करते हैं। x -5 इज इक्वल टू 7y -35। वेरिएबल को दोबारा से एक तरफ, x -7y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -30। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन एरी, सेकेंड इक्वेशन एरी। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है दोबारा से एलिमिनेशन मेथड से। इसी के नीचे लिख देता हूँ x -3y इज इक्वल टू 10 दे रखा है और x -7y इज इक्वल टू -30 दे रखा है। चलिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे भूल जाते हैं, साइन को चेंज करना है। ये माई प्लस का माइनस हो जाएगा, 7 के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 30 के साथ अगर हमारा माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो x से x कैंसिल आउट, -3y + 7y हुआ 4y इज इक्वल टू, ये तो ऐड ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। तो y की जो वैल्यू मेरी निकल के आ गई वो निकल के आ गई 10। अब इस y की वैल्यू को अगर मैं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, लेट से चलो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये आ जाएगी x -70 इज इक्वल टू -30। तो x की वैल्यू हो गई 70 - 30 40। इसका मतलब क्या है कि जो जैकब की एज है, प्रेजेंट एज, दैट इज 40 ईयर्स एंड उसके बेटे की जो एज है दैट इज 10 ईयर्स। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन में पुट करके कि क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। 5 ईयर हैंस, 5 साल के बाद। अब 5 साल के बाद जो जैकब की एज है, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में रफ वर्क में करना है ना। ये तो आप देखिए आपका आंसर आ चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट चेकिंग द आंसर। 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 45 दे रखा है। 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब बेटे की एज भी तो 5 साल बढ़ जाएगी, तो 10 से हो गई वो 15, और 15 × 3 45 ही होता है। तो मतलब पहली इक्वेशन तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी देख लेते हैं, 5 ईयर्स अगो जैकब की एज कितनी होगी, 40 - 5 35। ही वॉज 7 टाइम्स। 5 साल सन में से भी घटा दूं तो ये 5 साल का बचा, तो 7 × 5 = 35। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाई चांस कोई माइनर सी गलती होती भी है और अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्वेश्चन वाली इक्वेशन, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा और आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जाम हॉल दे रखें, A एंड B दे रखें। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स equal in each hall, 10 students are sent from A to B. 10 students are sent from A to B. But if 20 students are sent from B to A, the number of students in A become double of the students in B. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से सबसे पहले जो हमारी पहली स्टेटमेंट होती है वो लिख देते हैं, लेट स्टूडेंट्स इन हॉल A be X and let students in हॉल B be Y। तो A हॉल के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हैं X और B हॉल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं हमारे Y। अब ध्यान से देखिएगा कि इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी। इसमें लिखा है टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A to B। मतलब अगर A में मेरे X स्टूडेंट्स हैं, X स्टूडेंट्स, तो मैंने 10 स्टूडेंट A से B में भेज दिए, तो 10 स्टूडेंट्स X में से माइनस हो गए, और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ चले गए, वो चले गए B में। तो B के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं Y, उसमें 10 स्टूडेंट्स बढ़ गए, और यहाँ पे दे रखा है टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इक्वल। मतलब अगर ये ऑपरेशन मैंने किया, 10 स्टूडेंट्स एक्स से निकाल के वाई में भेज दिए, सॉरी ए से निकाल के बी में भेज दिए, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ईच हॉल में वो इक्वल हो गए। एक बार दोबारा समझते हैं। हमने देखा कि ए के अंदर एक्स स्टूडेंट्स हैं, बी के अंदर वाई स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से मतलब माने एक्स से मैंने 10 स्टूडेंट्स माइनस करे और वो कहाँ चले गए, वो चले गए बी में, वो चले गए वाई में, है ना। मतलब वाई जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 10 ऐड हो गए और इससे क्या हुआ, ईच स्टूडेंट के अंदर, ईच हॉल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल हो गए। तो बीच में हमको इक्वल टू का साइन लगाना ज़रूरी है। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। अब क्या हुआ, अब ए के अंदर 20 स्टूडेंट्स बढ़ गए और बी के अंदर मतलब वाई में से 20 स्टूडेंट्स घट गए। सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी से माइनस होकर ए में प्लस कर देंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम डबल द स्टूडेंट्स इन बी। मतलब जो ए के जो बच्चे हैं, ये टोटल ए के, वो जो है वाई के, सॉरी बी के डबल हो गए। क्या हो गए, बी के डबल हो गए। ध्यान से देखिएगा, मैंने जो 2 है वो 2 मल्टीप्लाई मैंने बी हॉल के साथ करा है। क्यों, क्योंकि ए के स्टूडेंट्स डबल हो गए, तो ए के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो हमेशा छोटे वाले नंबर पे ही हम लोग कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे दोनों इक्वेशंस, दोनों टर्म्स इक्वल बने। यस, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 20। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 20 हो गया माइनस 60। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। यस, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं, कभी अगर एक जगह से माइनस कर दिया तो दूसरी जगह पे प्लस नहीं करते, तो उससे आपकी पूरी स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप तो हमारा बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमको इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। दोनों स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। दोबारा से ये माइनस हो गया, ये मेरा माइनस हो गया, ये मेरा माइनस हो गया, ये मेरा प्लस हो गया, ये मेरा प्लस हो गया, एक्स एक्स मेरा कट गया। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस वाई प्लस 2y, ये हुआ y इज इक्वल टू 20 प्लस 60, ये हो गया 80। तो y की वैल्यू मेरी कितनी निकल गई, 80 निकल गई। अब y की वैल्यू को अगर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हो गया x माइनस 80 इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया x की वैल्यू आ गई मेरी 100। इसका मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल A इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल B इज इक्वल टू 80। A के अंदर आ गए हमारे 100 स्टूडेंट्स, B के अंदर आ गए हमारे 80 स्टूडेंट्स। अब देखते हैं फटाफट से इक्वेशन में पुट करके। टू मेक द नंबर स्टूडेंट ऑफ इक्वल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, अब सॉरी A टू B। अब A से 10 स्टूडेंट अगर मैं B में भेज दूंगा तो A के स्टूडेंट हो जाएंगे 100 माइनस 10 90, और 80 प्लस 10 90 इक्वल आ गया। पहली क्वेश्चन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड क्या है, 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A। इसका मतलब क्या है, B से 20 स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे भेज दूँ तो B में कितने बचेंगे, B में बचेंगे 60, A में कितने बचेंगे 100 प्लस 20 बचेंगे 120, जो कि इसका डबल है, जो कि इसका जो हमने यहाँ पे 2 लगाया। इसका मतलब क्या है कि अवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दोबारा से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मेक श्योर कि आप एग्जाम के अंदर भी इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को रीचेक, मतलब जो भी आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू आई है उसको क्वेश्चन में पुट करके रीचेक ज़रूर करें। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी सबसे ज़्यादा है। 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each number, the ratio becomes 4:5. तो बहुत सिंपल है, इसमें तो 2 वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब 5 और 6 अगर रेशियो हमको दे रखा है तो हम बिल्कुल भी 2 नंबर्स को 5 और 6 नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि रेशियो में कभी कभी ये नंबर हमारा लोएस्ट फॉर्म में भी हो सकता है और मेजोरिटी में लोएस्ट फॉर्म में ही होता है। तो हम इनको क्या मानेंगे, 2 नंबर्स
बी 5x एंड 6x, 5x एंड 6x। अब दे रखा है हमको 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, मतलब 5x में से भी 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं और 6x में से भी 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो रेशियो बन गया 4:5, रेशियो बन गया 4:5। अब बहुत आसान है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25x माइनस 40 इज इक्वल टू 24x माइनस 32। वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 40, सॉरी 24x होगा ये, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 40 माइनस 32 हुआ 8। अब x अगर हमारा 8 निकल गया तो क्वेश्चन हमको दे रखा फाइंड द नंबर, और हमारे नंबर थे 5x, तो देयरफॉर अवर नंबर्स आर 5 इंटू एक्स हो गया 40 एंड 6 इंटू 8 हो गया 48, सॉरी यार 40 एंड 48। दोबारा से क्वेश्चन में एक बार पुट करके देखना है। 8 इज सब्ट्रैक्टेड, 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 40 में से तो क्या आ जाएगा, 40 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो निकल के आ जाएगा 32, 48 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो निकल के आ जाएगा 40। ये दोनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 जा एंड 5 जा, इसका मतलब जो हमारा आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, आवर नंबर्स आर 40 एंड 48। तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। अब हमको बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो हमने नंबर्स को लिया है वो हमने खाली 5 और 6 नहीं लिया, हमने नंबर को 5x एंड 6x लिया है। कभी भी नंबर रेशियो में दे रखे होते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट हम नंबर के साथ ज़रूर हमको मल्टीप्लाई में करना होता है। तो ये क्वेश्चंस थे आप लोगों के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेक श्योर जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करें आप उसकी प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूँगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।